Welcome to Vyas IAS. This is the next lecture of PT 365 of Polity and Governance. इस लेक्चर में हम लोग जुडिशरी के सेक्शन को कवर कर लेंगे अच्छे से. ठीक है. टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का अल्टरनेट तरीका. अभी कौन सा तरीका है? मेन का तरीका कौन सा है? कोर्ट्स कचहरी के थ्रू आप अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करवाते हैं. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है इसके अलावा, कोर्ट प्रोसीजर के अलावा और भी जो तरीके जिनसे डिस्प्यूट रिजोल्व किया जा सकता है. ये बना कैसे हैं? जो भी एडीआर का कॉन्सेप्ट है ये डेवलप कैसे हुआ है? ये डेवलप हुआ है नालसा के द्वारा और मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के द्वारा. तो किसने डेवलप किया? ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए. और नालसा के साथ जो ये कमेटी मैंने बोली, ये कमेटी किसने बनाई ये भी आपको पता रहनी चाहिए. ये बनाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2025. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे याद रख लीजिए, ईयर याद मत रखिए, कोई बात नहीं. नालसा और एमसीपीसी ने बनाई, एमसीपीसी को बनाया सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है. नाउ एडीआर क्या होता है? एडीआर जो मैंने आपको बताया, जो कोर्ट रूम के बाहर डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, एड्रेस्ड होते हैं, वो होता है एडीआर. वैसे तो 5 तरह के एडीआर यहाँ पे मेंशन्ड है, बट 4 ही हैं जो आपको याद करने हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन. आर्बिट्रेशन की हम बात करते हैं तो इसमें एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है जो डिसीजन देता है, और इसकी जो भी जजमेंट होती है, फाइनल जो होता है रिकमेंडेशन, वो बाइंडिंग होती है. नेगोशिएशन ऐसा होता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी होती नहीं है, तो इस आर्बिट्रेशन में होती है, नेगोशिएशन में नहीं होती. तो एक तो ये दोनों का आपको डिफरेंस पता चल गया. आर्बिट्रेशन में होती है, नेगोशिएशन में नहीं होती. मीडिएशन और कंसिलिएशन में भी होती है, बट यहाँ पे फ़र्क कहाँ क्या आ जाता है कि आर्बिट्रेशन है बहुत ज़्यादा फॉर्मल. ये इतना फॉर्मल नहीं है जितना कोर्ट है, बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा फॉर्मल ये है. मीडिएशन उससे कम फॉर्मल है और कंसिलेशन मीडिएशन से ज़्यादा फॉर्मल है. ठीक है. तो मैं अगर रैंक करूं तो ये इस तरीके से आएगा. ठीक है. हालांकि किसकी जजमेंट, किसकी फाइनल रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन ईच कंट्री. हर कंट्री अपने तरीके से कानून ला के आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग बना सकती है. जैसे जनरली आप देखोगे, नेट पे पढ़ोगे, तो मीडिएशन का मतलब आएगा कि नॉन बाइंडिंग जो होता है, बट इंडिया में मीडिएशन से जो भी रिकमेंडेशन निकल के आ रही है दैट इज़ बाइंडिंग. ठीक है. तो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन, इनमें होते हैं आर्बिट्रेटर यानी कि थर्ड पार्टी प्रेजेंट, और नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी प्रेजेंट नहीं होती. यानी कि जो पार्टी केस लड़ रही है उनको आपस में ही बातचीत करके, नेगोशिएट करके सुलझाना होता है. बस इस प्रोसेस के जरिए एक प्लेटफॉर्म ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे वो आके बातचीत कर सकते हैं. क्योंकि ये तो आप भी मानते हो कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारी लड़ाइयाँ हमारे पर्सनली जीवन में इसलिए रिजॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि हम बात नहीं करते हैं. अगर मैं बेसिक ह्यूमन लेवल पे बोलूँ, हम लोग इतना ईगो में रहते हैं कि वी डोंट इवन कम्युनिकेट विद ईच अदर वेन एवर वी फाइट विद समवन. क्योंकि हमें पता है हम कम्युनिकेट करेंगे तो सारे गुस्से, सारे पर्दे वहीं खुल जाएंगे. और कम्युनिकेशन करने के बाद तो लड़ाई रह ही नहीं सकती. कितनी बड़ी लड़ाई हो, कहीं ना कहीं लड़ाई नहीं रह सकती अगर कम्युनिकेट आप ढंग से खुल के कर लोगे. राइट. तो नेगोशिएशन में ये कम्युनिकेशन का मौका दिया जाता है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं की जाती जो अपनी एडवाइस यहाँ पे देगा. थर्ड पार्टी इन तीनों में होती है. सबसे फॉर्मल ये होता है, उससे कम फॉर्मल ये होता है, उससे कम फॉर्मल ये होता है. ठीक है. अब ये बेसिक मीनिंग तो आपको पता होनी चाहिए कि मीडिएशन सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. जैसे पूछ ले इन चारों में से सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा है, तो मीडिएशन है. सबसे ज़्यादा फॉर्मल कौन सा है, तो आर्बिट्रेशन है. इन चारों में से कौन सा है जिसमें थर्ड पार्टी होती नहीं है, वो नेगोशिएशन है. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा. अब इनके अंदर की डिटेल वो डिपेंड करती है किसी देश ने इन पर क्या कानून निकाला है. अगर मैं आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन की बात करूँ तो इसका मिला के सरकार ने कानून निकाला है, क्योंकि दोनों ही बहुत फॉर्मल होते हैं. जैसा कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी इनमें प्रेजेंट होती हैं. वैसे तो 1996 में ये एक्ट आया था, 3 बार उसके बाद अमेंड हो चुका है, 2025, 2019, 2021 में. 2021 वाला जो अमेंडमेंट है उसमें एक स्पेसिफिकली प्रोविजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर फ्रॉड तरीके से, करप्ट तरीके से अगर कोई भी आर्बिट्रेशन के जरिए गलत एग्रीमेंट निकलवाता है तो अनकंडीशनल स्टे लग जाएगा, परमानेंट स्टे लग जाएगा. अनकंडीशनल माने वो स्टे वापस रिवर्स नहीं हो पाएगा. और ये 2021 में जो एक्ट आया था, इसके कानून अप्लाई होंगे 23 अक्टूबर 2015 के बाद के केसेस से भी. रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि उससे पहले वाले केसेस पे भी अप्लाई होंगे. यानी 2021 से पहले 2015 तक के जो केसेस हैं उनमें भी अप्लाई होंगे. समझ में आ गया. इसके लिए प्रॉपर एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है और एक काउंसिल बनाया गया है जिसको सोसाइटी के तौर पर रजिस्ट्रेशन किया गया है. 3 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्बिट्रेशन कंसिलेशन के लिए क्या कोई एक्ट है? बिल्कुल है. क्या कोई आर्बिट्रेशन सेंटर है? बिल्कुल है.
क्या कोई काउंसिल है? बिल्कुल है। समझ में आ गया। ग्लोबल लेवल पे भी होंगे, बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे तो बहुत पहले से आर्बिट्रेशन का कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 1923 में एस्टेब्लिश हो गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर पीटी में इतना लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है इतना ही आएगा। इसी सोच की वजह से, इसी वजह से मैंने समरी नहीं बनाई थी। व्यास एस की टीम ने डिसाइड किया था कि हम लोग इसकी समरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसकी भी मैं क्या समरी बनाऊँ, क्या समरी बनाऊँ इन 3 लाइन की, ये अपने आप में सफिशिएंट है ही नहीं। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़े, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा, तो इसके लिए PT65 की प्रो PDFs हम लोग देते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस में, जिसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस में हम लोग आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। वो भी ऐसा होता है हर लेक्चर के बाद 1 या 2 या 3 पेज की आती है PDF, उसमें कवर हो जाता है, बहुत बल्कि नहीं होती, बट वो कवर करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीडिएशन एक्ट की बात करते हैं। मीडिएशन एक्ट आया, आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे हम मीडिएशन एक्ट 2023। इसमें मीडिएशन को एक तो डिफ़ाइन किया गया है। सवाल यहीं से बन जाएगा, डिफ़ाइन किया गया है भी कि नहीं? बिल्कुल किया गया है। क्या डिफ़ाइन किया गया है वो तो बाद में पूछेंगे, पहले पूछेंगे डिफ़ाइन किया गया है। भाई बिल्कुल डिफ़ाइन किया गया है। इसमें मीडिएशन, प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन, कम्युनिटी मीडिएशन, जितने तरह के मीडिएशन हो सकते हैं सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ठीक है, ये लाइन में हमने समझ ली पहले ही। वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन की बात करते हैं तो इसमें मीडिएशन में क्या चीज़ है, किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल में जाने से पहले पार्टीज़ मीडिएशन के थ्रू कोई भी केस सॉल्व कर सकती हैं। उसमें सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट दोनों आते हैं, क्रिमिनल नहीं आते। क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल केसेस नहीं आते हैं, सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स आते हैं। ये दोनों तरह के केसेस में इंटरटेन होंगे। ठीक है, और कौन से केसेस मीडिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है, फिट नहीं है, उसमें क्या क्या आता है? ये 3 केसेस हैं जो कि मीडिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है। एक तो वो केस जो किसी माइनर के अगेंस्ट या अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट हो, दूसरा जो क्रिमिनल केस हो जिसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन्वॉल्व हो, तीसरा जिसमें किसी थर्ड पार्टी के राइट्स अफेक्ट होते हों, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है ना, कि किसी ने केस किया किसी थर्ड पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए, वो इसमें फिट नहीं होता। टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करें तो जो प्रॉपर मीडिएशन के लिए जो कोर्ट होगा, जो भी कॉम्पिटेंट जुडिक्शन जो भी होगा, वो अपने टेरिटोरियल जुडिक्शन में कर सकता है। और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मोड में तो फिर केस पेपर में से कहीं से भी केस ले लो। ठीक है, ये चीज़ हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन याद कर लो 120+60। 120+60 केस का निपटारा 120 दिन में होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी एक्सटेंड करने की तो पार्टी से कंसेंट लेके 60 दिन और बढ़ा सकते हो। 120+60 मैक्सिमम 180 दिन। आफ्टर 2 सेशंस, 2 सेशन होने के बाद कोर्ट की अगर 2 बार तारीख आई मीडिएशन में, उसके बाद आप कोई भी पार्टी विड्रॉ कर सकती है। पूरी छूट है, कोर्ट में छूट नहीं होती, इनमें छूट होती है। इसलिए ADR कोर्ट से अलग है, बिकॉज देयर इज ए फ्लेक्सिबिलिटी। 2 तारीखों के बाद, 2 सेशंस के बाद कोई भी पार्टी दोनों में से या तीनों में से जो भी है वो विड्रॉ कर सकती है। और कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई मीडिएशन चलाया हुआ है तो वो कोर्ट के रूल्स के थ्रू होता है। टाइमलाइन याद रखिए 120+60, और 2 सेशन के बाद विड्रॉ करने का मौका मिलता है। चेयरपर्सन होता है, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 1 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो चेयरमैन के अलावा 6 मेंबर होते हैं, चेयरमैन के अलावा 6 मेंबर होते हैं। तो ये हो गया 1+6। 1+6 आप याद रखेंगे। 1+6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली एक स्टेटमेंट अगर मीडिएशन पे आया तो मेंबर्स पूछेंगे। ठीक है, मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं वो भी है। MCI नाम की जो यहाँ पे अथॉरिटी बनाई गई है, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके ये मेंबर्स की बात की गई है। वो अपनी तरफ से कोई भी बॉडी रिकॉग्नाइज या ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर देता है जो कि मीडिएशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी बॉडीज़, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कि मीडिएशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। इनके थ्रू तो मीडिएशन मिलेगा लोगों को, कोर्ट तो देंगे नहीं, कोर्ट के बाहर ही किसी ना किसी को मीडिएशन की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कोई भी अगर मीडिएशन सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको MCI का रजिस्ट्रेशन, MCI का रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, और इसके जो भी एग्रीमेंट होते हैं बाइंडिंग होते हैं, उसी तरीके से होते हैं जैसे कोर्ट के जजमेंट होते हैं। हालांकि तुम इसे चैलेंज कर सकते हो कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने विदिन 90 डेज। और ये जो भी सेटलमेंट है उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। फ्रॉड, करप्शन, इंपर्सनेशन एंड डिस्प्यूट्स
नॉट फिर फॉर मीडिएशन के नाम पे, कि ये डिस्प्यूट्स तो मीडिएशन के लायक ही नहीं थे। मान लो बहुत सीरियस केस है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केस है जो मीडिएशन के लायक भी नहीं था, वैसे केसेस भी सेटलमेंट में किए जा सकते चैलेंज, कि ये केस में समझौता तक नहीं हो सकता। समझ में आ गया? बात है लोक अदालत। लोक अदालत तो देखो ऐसी चीज़ है जो कि आपने यूपीएससी में कई बार पढ़ी होगी, कोई नई चीज़ तो है नहीं। यूपीएससी में लक्ष्मीकांत में अपने बेसिक नोट्स में, स्टैटिक नोट्स में पढ़ा होगा। एडीआर की वन ऑफ द फॉर्म्स है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का वन ऑफ द फॉर्म्स है लोक अदालत, जो कि बहुत पहले से है। ये स्टेचुटरी बॉडी है, एलएसए एक्ट के अंदर ही आया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर ही आया था। 1987 का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसके जरिए और भी बॉडीज आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, बट लोक अदालत भी इसमें ही आया था। ठीक है, हालांकि ये शुरू में नहीं आया था, इसमें एक अमेंडमेंट किया था 2002 में, तब जाके परमानेंट लोक अदालत आई थी। पहले टेम्पररी लोक अदालत होती थी 1987 में, परमानेंट लोक अदालत आई 2002 में। ठीक है, 2002 में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो इसमें जाती है, और इसमें लोक अदालत काम करती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? सबसे पहला होता है राइट टू बी हर्ड। कोई भी बिना केस, मतलब कोई भी अगर केस में है उसका ट्रायल होना चाहिए, सबको सुन के ही जजमेंट देना है, कोई ऐसा नहीं जाए जिसकी सुनवाई नहीं हुई। दूसरा है कि प्रॉपर रीजनिंग हो, हर ऑर्डर की रीजनिंग हो और बायस नहीं हो, हर ऑर्डर जो है वो रीजनिंग पे बेस्ड हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इम्पार्शियल हो। ठीक है, पावर्स की बात करें तो इनको बनाया ही इसलिए है कि ये फ्लेक्सिबल रहें। कोर्ट बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है और कोर्ट के प्रोसीजर्स वैसे भी बहुत डिले करते हैं इस चक्कर में, तो केसेस का फटाफट निपटारा हो, खास करके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में ऐसे मुद्दे जो कि ग्राउंड लेवल पे सुलझाए जा सकते हैं, उसके लिए लोक अदालत आया था। तो इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत बाउंड भी नहीं किया गया, यानी इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। सख्त कानूनों पे इसको ज़रूरी नहीं है डील करना पड़े। ठीक है, सख्त प्रोसीजर इसके नहीं है। सिविल कोर्ट के जितनी इसकी पावर होती है, जो सिविल कोर्ट को मिलती है वही सिविल इसको मिलती है। इसके भी डिसीजन फाइनल होते हैं, बाइंडिंग होती है। सबसे बड़ी बात होती है इसका अपील नहीं होता, अपील नहीं होता। ये पॉइंट आप लिख के याद कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट हर चीज़ की अपील की जा सकती है, और ये बच्चे गैस लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, बट लोक अदालत की कोई अपील नहीं होती। ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है जब को याद रखना है। लोक अदालत में कौन से केस जाते हैं? कोई भी केस जो किसी कोर्ट में पेंडिंग हो या कोर्ट में कभी लाया ही नहीं गया हो, जो फाइल करने वाले हो। ठीक है, कौन कौन से केसेस आते हैं? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, शादी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो गया, लैंड एक्विजिशन हो गया, और बहुत सारे। पहली लोक अदालत 1982 में 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड की हम बात करें तो ये होता है वो प्रोविज़न जो इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल्स को फ्री लीगल सर्विसेज मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई भी जस्टिस सिस्टम को अफोर्ड ही ना कर पाए। ठीक है, इसमें लीगल एडवाइस हो गई या कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रिप्रेजेंटेशन हो गया, मीडिएशन, नेगोशिएशन, जो भी आता है। कुल मिला के एक इंसान ऐसा नहीं हो कि उसके पास पैसा नहीं है तो कोर्ट में केस नहीं लड़ पाए, उसको न्याय नहीं मिल पाए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बहुत सारे हैं लीगल एड से रिलेटेड। आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A, ये दो प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 21 की बात करूँ तो ये तो सबको पता ही है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, उसमें ये होता है। दूसरा आर्टिकल 39A, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कड़े शब्दों में, इंश्योर जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटीज़। ये ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और यही है जिससे पूछा जाएगा। ये तो बहुत बार पूछ लिया और ये तो सबको आता है। ये आर्टिकल, इसकी लैंग्वेज ऐसे कैसे रख लेना। ठीक है, स्टेचुटरी प्रोविजन फॉर लीगल एड की मैं बात करूँ तो इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। एक तो एलएसए एक्ट जो मैंने अभी जस्ट बताया था 1987 का, जस्ट इसके ऊपर, जिसके तहत लोक अदालत आई थी। उसी एक्ट में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ बनाई गई जो कि इंश्योर करेंगी अपने अपने लेवल पे लोगों को न्याय मिल सके। ऐसा नहीं हो कि किसी पैसे की कमी की वजह से न्याय नहीं मिल पाए। तो ये चीज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है। ये चीज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आईपीसी का जो नया वर्जन है उसमें भी है। उसमें भी ये चीज़ कही गई है कि जहाँ पे एक्यूज्ड लीगल इंगेज नहीं कर सकता, लीगल इंगेजमेंट नहीं लड़ सकता, केस नहीं लड़ सकता, तो उसको लीगल एड प्रोवाइड की जाए स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से। और गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव इसके अलावा अपना चुकी है, जैसे दिशा स्कीम हो गया, टैली लॉ हो गया, न्याय मित्रा हो गया, लोक अदालत हो गई, जिससे लीगल एड प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है।
नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल पे भी होती है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेशनल लेवल पे चेयर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इसको एडमिनिस्टर करता है, और वो किसी भी जज को अपॉइंट कर सकता है अपने अलावा भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एनी अदर जज। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होते हैं, तालुका पे तालुका लेवल का होता है। ठीक है, होती है सारी स्टेटरी बॉडीज है, क्योंकि आई तो ये एक्ट के अंदर ही है। ठीक है, तो प्रॉपर जो एनएलएस है, नालसा है, नेशनल लेवल की है, वो स्टेट लेवल को गाइड करती है। लोक अदालत भी नेशनल लेवल वाली ही करती हैं। ये चीज़ सुपर इंपॉर्टेंट है, जो आप पीपीटी पढ़ते समय भूल जाते हो, और जितने भी लेक्चर्स मैंने पीटी के देखे उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर इसका फंक्शन होता है लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टेट लेवल वाले का काम होना चाहिए, तो स्टेट का काम होना चाहिए ना लोक अदालत, तो ग्राउंड लेवल पे, बट नहीं, ये नेशनल लेवल का ही काम है। वो एलएसए को भी, स्टेट लेवल को भी देखती है और लोक अदालत को भी देखती है। समझ में आ गया। और फ्री लीगल एड किसको मिलता है? वुमेन, चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मेंटली इल या डिसेबल्ड हो गया, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन बींग्स या बेगर से जो पीड़ित हैं, ST SC के मेंबर हो गए, डिजास्टर या वायलेंस या फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, या जो पर्सन कस्टडी में है, जुवेनाइल होम में है या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोविजन है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में एल्डरली पीपल को भी इंक्लूड कर रखा है, लेकिन नेशनल लेवल जो हमारा एक्ट है उसमें ना तो एल्डरली है, ना ही उसमें ट्रांसजेंडर है, ना ही इनमें माइग्रेंट्स हैं, ना ही इनमें रिफ्यूजी हैं। ठीक है, ना ही इनमें ट्राइबल्स हैं। ये चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इससे कि कौन इंक्लूड नहीं है। तो दो तो यहाँ से इंक्लूड कर देंगे, दो बोल देंगे ट्राइबल और ट्राइबल बोल देंगे, और मान लो बोल देंगे एल्डरली या ट्रांसजेंडर। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार शायद एल्डरली को दिया था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे 8 चीज़ें मेंशन्ड है। 8 में से आप बोलोगे यार 8 में से एक था, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी यहीं घुमाएगा, ये 8 रट लो, जो नहीं है, जो अभी जस्ट मैंने बताई वो भी रट लो। ट्रिब्यूनल सिस्टम की बात करते हैं। ट्रिब्यूनल सिस्टम क्या है इंडिया में? ट्रिब्यूनल सिस्टम अगेन एडीआर का ही पार्ट है। कोर्ट्स के अलावा जो मैटर खुद कोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट सोल्व नहीं कर सकता, ऐसे मैटर जो बहुत एक्सपर्टाइज के मैटर है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज वाले ही इनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया कैट का, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सेंट्रल लेवल पे है उसका, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सेंट्रल लेवल पे बनाया गया है। ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ और जुडिशियल बॉडीज़ में क्या अंतर है? क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो नए कानून नहीं बना सकती, जिनके लिए रूल्स पहले से ही सेट है और उनको उन रूल्स के अंदर ही काम करना है। जुडिशरी का केस लोड कम करने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स लाए गए थे। आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B दोनों के तहत ही काम करते हैं। 323A में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर वाले ट्रिब्यूनल्स। 323 में कौन से सब्जेक्ट मैटर आते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आगे। 323A में हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ए से याद कर लेना है 323A एडमिनिस्ट्रेटिव। और एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा आपका कैट आ जाएगा, सेंट्रल लेवल पे कैट हो गया, स्टेट लेवल पे स्टेट का हो गया। तो कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है वो डील करता है पब्लिक सर्विसेज, सेंट्रल जो पब्लिक सर्विसेज हैं, यूनियन गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी केस है तो डील करता है। ठीक है, ये लाइन बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट मैटर पढ़ना पड़ेगा 323 का, जो मैं आगे बताऊंगा। जुडिक्शन की बात करें तो हर ट्रिब्यूनल का अपना जुडिक्शन होता है कि कौन सा एरिया, कौन सा केस है जो ये ले सकती हैं। कुछ ट्रिब्यूनल्स का अपीलेट जुडिक्शन भी होता है कि वो लोग डायरेक्टली अपील लेते हैं, पहला केस उनके पास नहीं होता, वो अपील लेते हैं। जैसे सेट का नाम आपने सुना होगा ना, सेट जो है वो अपील लेता है सेबी के अगेंस्ट। सेबी के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो सेट में चली जाती है। ऐसी बहुत सारी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं। क्या आपको पता है कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं? पीटी में तो नहीं दी गई, लेकिन पूछी जा सकती है, तो वो प्रो PDF में मैं बता दूंगा। इधर उधर नेट पे सर्च करने का टाइम वेस्ट मत करना, जो एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है वो मैं प्रो PDF में दे दूंगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक्ट से बनते हैं। कोर्ट, कभी भी कोर्ट, अगर कोर्ट का एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ट्रिब्यूनल्स जो हमारे एक्ट के बने हैं वो मैंने बता दिया। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ट्रिब्यूनल्स आए, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ट्रिब्यूनल्स आए। 2 आर्टिकल जो है यहाँ पे आए, 323A, 323B, 323A, 323B।
ए वाले में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, बी वाले में ये आते हैं जो मैं बता रहा था, टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स। और इनमें सीमित नहीं है, और भी ऐसे मैटर है जो इसमें ऐड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है लेजिस्लेचर्स पे। लेजिस्लेचर्स एम्पावर किया गया है इनको कि 323 के बी के अंदर कोई नया ट्रिब्यूनल भी क्रिएट कर सकते हैं उनके अलग से एक्सपर्टाइज के लिए। कोई भी नया एक्सपर्ट मैटर आता है, जैसे एआई है, एआई से रिलेटेड कोई भी केस अब बहुत सारे आएंगे, तो उससे रिलेटेड ना तो कोर्ट एम्पावर्ड है ना एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल, तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल भी बनाया जा सकता है धीरे धीरे। ठीक है, चलो बेल की बात करते हैं। ये तो समझ में आएगी आपको। प्रोसीजर ट्रिब्यूनल्स का फ्लेक्सिबल होता है, कोर्ट का नहीं होता। इसके मेंबर्स में जुडिशियल भी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी होते हैं, इसमें जुडिशियल ही होते हैं। ट्रिब्यूनल्स केवल उन लॉ पे काम कर सकते हैं जो बन गए हैं ऑलरेडी, लेकिन कोर्ट तो नए लॉ भी ला सकते हैं। बेल की बात करें, बेल वाला केस है, बेल तो हर न्यूज़ में कोई ना कोई किसी ना किसी को बेल मिल ही रही होती है। तो बेल तो अगर यूपीएससी में पूछ ले तो ये मत कहना लक्ष्मीकांत में नहीं था, आपके सामने डेली अखबार में आता है। बेल क्या होता है? 4 तरह की बेल हैं, 4 तरह की बेल है। एक होता है रेगुलर बेल, मिल जाती है। जमानत नाम सुना है ना, जमानत, किसी को जमानत मिल गई, सजा से थोड़ी सी छूट मिल गई, तो वो रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी, डिफ़ॉल्ट बेल, 3-4 तरह की बेल होती है। रेगुलर की बात करें तो नॉर्मल है कि कोई पर्सन अरेस्टेड है, पुलिस कस्टडी में, उसको मिल जाती है। अब किस ग्राउंड पे मिलती है वो नहीं जाना, हम लॉयर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। किन ग्राउंड्स पे मिलती है यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। इंटरिम बेल मिलती है रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल के पहले, इनकी प्रोसीडिंग चल रही होती है, इन पे डिसीजन आ रहा होता है, उससे पहले अगर बेल दी जाती है तो होती है इंटरिम बेल, टेम्पररी। फिर इसके बाद आती है रेगुलर या एंटिसिपेटरी। चलो रेगुलर तो समझ में आ गया, रेगुलर जमानत किसको मिल गई, कोई भी अरेस्ट कस्टडी में हो। एंटिसिपेटरी क्या होती है? अरेस्ट करने से पहले ही किसी को बेल मिल गई। कोई भी इंसान है, उसको लगता है कि किसी केस में फंसने वाला है, उस पर आरोप लगने वाला है, तो पहले ही बेल ले लेगा ताकि वो उसको अरेस्ट ना करना पड़े। हालांकि इससे दिक्कत ये होती है कि पुलिस आप पे फिर शक करने लग जाएगी कि अच्छा कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ काम किया, तभी तो आप पहले से बेल ले रहे हैं क्राइम की रजिस्ट्रेशन होने से पहले। ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। ऐसे ऑफेंसेस जो नॉन बेलेबल हैं, इतने सीरियस ऑफेंसेस, उनके लिए मिलती है, अरेस्ट से पहले मिल जाती है। ये ऑलरेडी अरेस्टेड को मिलती है, अरेस्ट से पहले मिल जाती है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट बेल होती है जब पुलिस टाइम पे चार्जशीट फाइल नहीं करे, तब ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, ठीक है। बेल और किस तरीके से मिलती है, ये तो बात होगी नॉन बेलेबल ऑफेंस की। बेलेबल ऑफेंसेस में जहाँ पे लिटरली मेंशन्ड है कि इन ऑफेंसेस में बेल मिलेगी, वहाँ पे कैसे मिलती है? वहाँ पे मिलती है जब कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसका केस चल रहा हो, अंडर ट्रायल मतलब अभी ट्रायल में है, अभी केस चल रहा है और उसको डिटेन कर रखा है अभी, ठीक है। और जब अंडर ट्रायल प्रिजनर जितनी सज़ा उसे मिलने वाली है उसके 1/2 टाइम तक अगर वो रह लेता है, उसके बाद उसको बेल मिल जाती है। मैक्सिमम वो 1/2 तक टाइम तक रह सकता है। और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको तो वैसे भी बेल मिल जाती है, किसी ने पहली बार कोई जुर्म किया हो, ठीक है। और तब मिलती है जब वो अपने मैक्सिमम पीरियड जो इम्प्रिजमेंट उसको मिला हुआ है उसका 1/3 सर्व कर लेता है। तो मैक्सिमम 1/2 है। मान लो जैसे किसी को 9 साल की सज़ा मिलने वाली है, ठीक है, तो 1/3 यानी कि 3 साल। अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 3 साल के अंदर अंदर मिल जाएगी। और अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर है, केस चल ही रहा है, तो जो भी सज़ा उसके साथ एसोसिएटेड है, जो भी उसने क्राइम किया है, उसकी जितनी भी मैक्सिमम सज़ा मिलती है उसके आधे साल तक की उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको उसको छोड़ दी जाएगी, बेल दे दिया जाएगा, ठीक है। बेल के लिए क्या क्या की जाती है? बेल के लिए एक प्रोसीजर है जो बहुत न्यूज़ में रहता है, वो है प्ली बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब पता है ना? बार्गेनिंग करते हो ना आप लोग, दुकानों पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, कोर्सेज खरीदते हो, तब बार्गेनिंग करते हो। तो बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग करना, नेगोशिएशन करना होता है, ठीक है। तो बार्गेनिंग में लिटरली आप नेगोशिएट कर रहे होते हो सरकार के साथ। सरकार के जो लॉयर्स होते हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स जिनको हम कहते हैं, जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके साथ लिटरली अक्यूज्ड जो पर्सन है, जिस पे केस हुआ है, जिस पे केस हुआ है, वो जो अक्यूज्ड है, वो प्रोसिक्यूटर्स के साथ डील करता है। और ये तब होता है जब अभी केस का जजमेंट नहीं आया, अभी केस फाइनल नहीं हुआ, अभी नहीं पता कौन अपराधी है। उससे पहले ही अगर अक्यूज्ड जो है वो बोल दे ठीक है, प्ली बार्गेनिंग कर लेते हैं, यानी मान लो उसको 10 साल की सज़ा होने वाली है, वो बोलती है मुझे 5 साल की सज़ा दे दो। अब आप बोलोगे कि ये नेगोशिएशन कैसे कर सकती है सरकार? ये कोई दुकान थोड़ी की कपड़े की कि भाई ये नहीं, वो नहीं, 400 नहीं, 300 दे दो। कोर्ट है, इससे फ़ायदा बहुत होता है। इससे फ़ायदा होता है तो कोर्ट का टाइम बच जाता है, क्योंकि अक्यूज्ड को पता है कि उसको सज़ा मिलने वाली है। जहाँ पे ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे पता है सरकार को भी अपराधी तो यही है, एविडेंसेस तो पूरे हैं, और अपराधी को भी लगता है कि हाँ यार मुझे मिलेगी,
तो इससे बढ़िया पहले ही साबित कर लो, कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर लो, पहले ही बोल दो, तो वो सज़ा की पीरियड भी कम हो जाएगा। हालांकि ये तब मिलता है जब आप ऐसे ऑफेंसेस किए हो जिनकी मैक्सिमम सज़ा 7 साल है, उतने ऑफेंसेस में मिल सकता है। 10 साल 15 साल वाली सज़ा, अगर काम ऐसा किया है आपने, 10 से 15 साल वाली सज़ा आपको मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगा। और 7 साल वाले में भी उनको ही मिल सकता है जो नॉर्मल ऑफेंसेस है, मतलब ऐसे सीरियस क्राइम्स, वुमेन या चिल्ड्रन या सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगर आपने किए हैं, जैसे डाउरी वगैरह का ऑफेंसेस है, तो उनमें तो ये तब भी नहीं मिलेगी चाहे 7 साल की सज़ा वाला ही हो। और आप पे जब एक्यूजेशन हुआ है, आप पे जब चार्ज लगा है, उसके 30 दिन तक अंदर अंदर आपको प्ली बार्गेनिंग की फाइल डालनी पड़ेगी। 30 दिन का टाइम होता है, ठीक है। ये बॉक्स आपके कोई काम का नहीं है, ये रिलेटेड न्यूज़, जस्ट क्योंकि आप लॉयर नहीं बनना चाह रहे, आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं। SC एक्ट, ST एक्ट, ये तो पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि SC ST मेंबर्स के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होता है उनको रोकना, और इसके लिए प्रॉपर स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। और क्या फीचर्स है, जिस पे भी एक्यूजेशन लगाओ, मान लो कोई भी केस इसके कमीशन के अंदर जो भी आता है इस एक्ट में, वो केस कवर होता है जिसमें किसी ST SC के मेंबर के अगेंस्ट केस नहीं आओ, नॉन SC ST मेंबर के अगेंस्ट केस हुआ। दूसरा, इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस भी आ सकते हैं, अगर SC ST के मेंबर को आप मैनुअल स्कैवेंजिंग कराते हो, या फिर SC ST की वुमेन को आप देवदासी सिस्टम आपने सुना है ना, टेम्पल में एज ए सर्वेंट आप देते हो, ठीक है, या फिर ऐसे पब्लिक सर्वेंट जो SC ST नहीं है और अपनी ड्यूटी नहीं करते। तो ये 3 जो है ना, ये काफ़ी लैंडमार्क फीचर्स हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम फीचर्स हैं। हो सकता है ये आपने पढ़े नहीं और स्टेटमेंट में UPSC में है और आप गलत कर दो, क्योंकि आपको ये सिखाया गया है हमेशा से कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत कर देना, बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होके भी ये इस एक्ट का पार्ट है, फीचर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राम न्यायालय की बात करते हैं। लोक अदालत, ग्राम न्यायालय सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होती है। लोक अदालत में कोई अपील नहीं होती, मैंने पढ़ाया था, इसमें होती है। इसका काम भी यही है। हालांकि ये अलग एक्ट से आया, ग्राम न्यायालय है, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से। लोक अदालत आया था दूसरे एक्ट से, लीगल सर्विसेज वाले से आया था। ग्राम न्यायालय इंटरमीडिएट जो पंचायत होता है उस लेवल पर सेटअप होता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि न्याय मिले। इसका एक्ट अलग है, हालांकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और इसमें कुछ और ट्राइबल एरिया जैसे बताए गए हैं, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। इंटरमीडिएट पंचायत वाले लेवल पे होता है ये। इसको कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोलते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट जो आपका ऑफिसर होता है फर्स्ट क्लास का, वो होता है ऑफिसर, इसका जो हेड होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। और अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, न्याय अधिकारी नाम से। आपने न्याय अधिकारी देखा होगा अपने गाँव में या कहीं भी, आपके जो ग्राम न्यायालय यहाँ पे जो न्यायाधिकारी होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों केस आते हैं। लोक अदालत में सिविल क्रिमिनल नहीं आते, ग्राम न्यायालय में सिविल क्रिमिनल दोनों आते हैं और विलेज लेवल पे आते हैं। इसके अपील भी होती है। अपील कहाँ होती है? क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में, सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 8 की लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है, बस नाम चेंज है। क्रिमिनल केस है तो कोर्ट ऑफ सेशन, सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसमें सबसे अलग चीज़ ये होती है, ADR जैसे मैंने बताया था ना, बस वही है। कोर्ट से अलग इस मामले में होते हैं क्योंकि इसके रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होते। जो आपके एविडेंसेस वाले रूल्स होते हैं ना, ये सबूत होना चाहिए, ये प्रोसीजर होना चाहिए, वो नहीं होता। और इसमें कंसिलेशन भी होता है, आपस में समझौता भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपील 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज की जानी चाहिए। क्रिमिनल कोर्ट और सिविल केस वाली दोनों जो अपील है वो 6 महीने के अंदर डिस्पोज की जानी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल और क्रिमिनल 2 तरीके से कंटेम्प्ट होते हैं। मान लो आपने कोई भी कोर्ट का जजमेंट, डिक्री या डायरेक्शन या ऑर्डर या रिट या कोई भी प्रोसेस नहीं माना और उससे आपकी दूसरी पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को नुकसान होता है तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है। अगर आपने ऐसा काम किया जिससे पूरी जुडिशरी की इंसल्ट आपने कर दी, किसी पार्टी इंडिविजुअल को छोड़ो, पूरे सिस्टम को ही आपने बेइज्जत कर दिया, ये 3 चीज़ों की वजह से तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। मान लो आपने ऐसा कुछ छाप दिया जिससे कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो कम हो गई, कोर्ट के प्रोसीजर में इंटरफेरेंस हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन में आपने इंटरफेयर कर दिया तो क्रिमिनल होता है। अब आप बोलोगे ये तो सिमिलर वर्ड्स हैं, यही तो गेम है भैया लॉ का। कानून में ये 3 सिमिलर वर्ड देके कोर्ट ने अपने आप को ओवर पावर कर लिया। कोई भी चीज़ चाहे तो वो उसको क्रिमिनल बता सकते हैं, भले ही वो सिविल में आ रही हो, क्योंकि जो इंटरफेयर वर्ड है ना,
विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये डिफाइन करना मुश्किल है। ये मैं बता रहा हूँ अपना व्यू पॉइंट। फिल्म्स के लिए आपको याद करना है सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस, और आर्टिकल 129 और 215 दोनों में इसकी पावर है। डिफाइन ये प्रॉपर किए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। सवाल यही बनेगा बेटा जी कहाँ डिफाइंड है, तो एक्ट में डिफाइंड है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? मेंशन्ड है, मेंशन्ड है, मेंशन्ड है, डिफाइंड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। डिफाइन करने के लिए 1971 का एक्ट आया था। ये दिमाग में फिक्स कर लो, बिठा लो, नहीं तो इस पर क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल में क्या डिफाइंड है। आर्टिकल में मेंशन्ड है, आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मेंशन्ड है, लेकिन डिफाइन तो प्रॉपर एक्ट में किया गया है, उसी में ही बताया गया है कि दो तरीके से कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, मर्सी पिटिशन की बात करते हैं। मर्सी पिटिशन क्या होता है? आर्टिकल 72 एम्पावर करता है भारत के राष्ट्रपति को कि वो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सकता है किसी भी सेंटेंस को। इनका सबका मतलब लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। ये एक्सपेक्ट मत करना कि अब मैं लेक्चर में इन सबको समझाऊंगा, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पॉलिटी खोलो। अदरवाइज आपको एक्सक्यूज मिल जाएगा कि करंट अफेयर तुमने पॉलिटी कर ही लिए, उसमें स्टैटिक भी कवर हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ओपन करके इनका मतलब देख लीजिए अगर आपको नहीं पता। ये किस किस को ये कब मिलता है? जब किसी ने सजा दी हो, कोर्ट मार्शल ने अगर सजा दी हो, या कोई भी ऑफेंस जो किसी भी लॉ के अंदर कवर है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की पावर है। कहने का मतलब सेंट्रल लॉ के में कोई भी अगर ऑफेंस कवर होता है वो भी, उसको भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, या डेथ सेंटेंस को भी मर्सी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, क्यूरेटिव पिटिशन की बात करते हैं। देखो, कोर्ट पे कोई केस हुआ, जजमेंट आया, आप खुश नहीं हो तो आप रिव्यू पिटिशन कर सकते हो। ठीक है, रिव्यू पिटिशन से भी आपके अगेंस्ट में डिसीजन आया तो आप ये पिटिशन डाल सकते हो, क्यूरेटिव पिटिशन। और ये लास्ट अवेलेबल है ऑप्शन जो आप दे सकते हो अपने केस का सुनवाई के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए। पहले आपने रिव्यू पिटिशन कर दिया, ऑर्डर को रिव्यू करवा दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्यूरेटिव पिटिशन कर दो। रिव्यू पिटिशन आर्टिकल 137 में प्रॉपरली मेंशन्ड है, और क्यूरेटिव पिटिशन आता है 142 में। हालांकि 142 में क्यूरेटिव पावर मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना। 137 में मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। आर्टिकल 137 की लैंग्वेज ये है, इट गिव सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। ठीक है, तो ये नॉलेज भी बेटा होनी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं है। क्यूरेटिव पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद कर लो। रिव्यू पिटिशन आर्टिकल 137 में मेंशन्ड है, रिव्यू वर्ड मेंशन्ड है। ठीक है, ये क्यूरेटिव पिटिशन फिर आई कहाँ से? ये आई इस केस से, रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा। ठीक है, और आर्टिकल 142 अपने आप में कंप्लीट जस्टिस वाली पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। वो क्या होता है वो किसी और दिन समझेंगे, बट उसके अंदर से ये आता है, उसका पार्ट नहीं है। जैसे राइट टू फूड, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इंक्लूड है आर्टिकल 21 में, लेकिन मेंशन नहीं है, वो वाली चीज़ है। क्यूरेटिव पिटिशन क्यूरेटिव पिटिशन कब आगे बढ़ती है, कब सबमिट हो जाती है कोर्ट में? जब पिटिशनर ये एस्टेब्लिश कर दे कि उसके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वोलेशन हुआ है, या फिर जज ये नहीं बता पाया है कि उस सब्जेक्ट मैटर के साथ उसका कनेक्शन किस टाइप का है, कनेक्शन है या भी नहीं है, क्योंकि साबित करना पड़ता है कि कोई अपनी ही पार्टी का, अपने ही रिलेटिव्स का केस थोड़ी लड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ये नजर आए कि बायसेस या जजमेंट्स हैं केस के डिसीजन में। ये तीन चीज़ अगर पिटिशनर एस्टेब्लिश कर दे, प्रूव कर दे, तो क्यूरेटिव पिटिशन शामिल की जाती है, फिर उस पर केस वापस वो रिव्यू हो जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कब होते हैं? ये बनते हैं इफ़िशिएंटली केसेस को सॉल्व करने के लिए। पॉक्सो एक्ट में बनाए गए थे, अलग से ये बनाए गए थे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, प्रॉपर इसकी एक प्रॉपर स्कीम है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके 2019 में इन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। और पॉक्सो के अंदर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनते हैं वो निर्भया फंड से इनकी फंडिंग होती है। इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। और ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया कि रेप केसेस या जो भी केसेस पॉक्सो में कवर्ड है उनका स्विफ्ट डिस्पोजल हो, फटाफट सॉल्व हो। और मेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट डेटा ये है, अब तक 755 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आउट ऑफ 1023 फंक्शनल है। इतने में से जितने सैंक्शन किए गए थे इतने ही फंक्शन हैं। ठीक है, और इनमें से भी 410 एक्सक्लूसिव पॉक्सो वाले ही हैं,
बाकी और मैटर्स के लिए हैं। तो यानी कि प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन कैसा बनेगा कि जितने कोर्ट सेक्शन किए गए हैं उतने फंक्शन कर रहे हैं, नहीं उतने नहीं कर रहे, और इनको नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया। इनका डेटा भी अब सबमिट होता है, कनेक्ट हो जाता है एक जगह। जीरो एफआईआर क्या होती है? ये ऐसी एफआईआर होती है जो कहीं भी रजिस्टर होती है, इसके एरिया पे डिपेंड नहीं होता। जैसे आपको कभी भी एफआईआर करवानी होती है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाते हो, आपका एरिया जहाँ आता है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है। बट जीरो एफआईआर ऐसी चीज़ है जो आप रजिस्टर कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया जिसमें आप रह रहे हो। ठीक है, वंस रजिस्टर्ड, एक बार रजिस्टर हो गई उसके बाद प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो उस जगह का थाना है वहाँ पे जाके ये ट्रांसफ़र हो जाती है। जीरो एफआईआर का कोई एफआईआर नंबर नहीं होता। एक बार ये रिलेवेंट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो जाती है जीरो एफआईआर, तो अब एफआईआर नंबर भी मिल जाता है। इसका प्रोविज़न सीधे सीधे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन्ड है, और निर्भया केस के बाद ये आया था जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जहाँ होते हो आपको पता नहीं चलता आसपास कौन सा थाना है, आप कहीं घूमने गए हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जीरो एफआईआर उस चीज़ में काम आती है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कर्वेचर एक्चुअली ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी नेगेटिव सेंस लेके आती है। ठीक है, मतलब मैं आपको पहले मुद्दा समझाता हूँ। मुद्दा क्या है? देखो, मैरिटल रेप एब्सेक्शन आपको पता है क्या होता है? हमारे देश में ये माना जाता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, भले ही फोर्स्ड क्यों ना हुआ हो, नॉन कंसेंसुअल क्यों ना हुआ हो, सहमति ली गई हो नहीं ली गई हो, उसको रेप में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर वाइफ की उम्र 18 साल से बड़ी है, बट 18 साल से छोटी है तो रेप मान लिया जाएगा, 18 साल से बड़ी है तो रेप नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ बहुत सारी पिटिशन्स आई कि ये कैसा कानून है, 18 साल के बाद भी तो वाइफ की परमिशन मांगी जा सकती है। बट लेकिन हमारे कानूनों में बोला गया है कि नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, 18 साल से ऊपर है तो उसको मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। अब उसके लिए पिटिशन्स फाइल भी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक्चुअली ये एक्सेप्शन जो आया है ये मिला है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर में। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर के थ्रू क्यों आया? क्योंकि ये कर्वेचर जो इंग्लिश लॉ से ओरिजिन रखता है, इंग्लिश में जो ये लॉ था वो ये कहता है कि वुमेन को हस्बैंड की एक सिंगल एंटिटी मानो, शादी के बाद वुमेन की अपनी सेपरेट एंटिटी नहीं है। उस डॉक्ट्राइन से ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन आना चाहिए जो हट जाना चाहिए। इस तरह की पिटिशन सब आई हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारी वीडियो का डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? ये डॉक्ट्राइन ये कहता है अगर दो लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो ए और बी, तो इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करो कि दोनों की रिस्पेक्ट हो। ए और बी दोनों लॉज अपने आप में जो भी ऑब्जेक्टिव लेके आए थे उन दोनों का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो, और जो एसेंस है लॉज का वो मेंटेन रहे, यानी कि बैलेंस बना के चलो, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब। ये आया कहाँ से था? ये शंकरी प्रसाद के जजमेंट में आया था, और फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आ गया था। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे। इसमें आप याद रखेंगे कि जीरो एफआईआर आया था निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया जीरो एफआईआर। शंकरी प्रसाद के केस से आया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे शंकरी प्रसाद से याद कर लो ना, शंकर भगवान क्या चाहते हैं? हार्मोनियस रहे आपकी लाइफ, सुखी रहे, बैलेंसिंग रहे, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो यार, जो जो यहाँ से ओरिजिन हुआ रट लो, ट्रिक बना लो, कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद ये वाले हम पढ़ेंगे बिल्स और एक्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच।